सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीवीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिक्रिया बल की। इसको रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। देखिए, सतह के द्वारा प्रतिक्रिया बल दिया जा सकता है, किसी वस्तु के टकराने पर प्रतिक्रिया बल दिया जा सकता है। तो प्रतिक्रिया बल जो होता है वो हमेशा सतह के लंबवत होता है। ठीक है, प्रतिक्रिया बल की एप्लीकेशन हम कैसी मानते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस मानते हैं, सतह के लंबवत मानते हैं। एग्जाम्पल देखा कि जैसे ये आदमी खड़ा हुआ है, द्रव्यमान इसका कितना मान लिया? m मान लिया। तो इसका जो वेट होगा, इसका जो भार होगा वो तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा, mg। ठीक है, अब ये सतह थी तो सतह के लंबवत हमको प्रतिक्रिया बल मिलेगी। ये r हमारे पास मिल गया। हम इक्विलिब्रियम साम्यावस्था की बात करेंगे तो r बराबर क्या है? mg है। बहुत ही सीधा सा बात है। अब हम ये मान सकते हैं कि हमको जो अपना वज़न फील हो रहा है, हमने कहा कि हम 60 किलो के हैं, 70 किलो के हैं, तो वो जो वज़न आपको फील हुआ वो 60-70 किलो जो रीडिंग आई वो एक्चुअली क्या है? प्रतिक्रिया बल है। और उस केस में जब आप स्थिर खड़े हुए हो, ठीक है, अगर एक आदमी सतह पर स्थिर खड़ा है तो आदमी का बल तो mg नीचे की ओर लगा, धरती ने, अर्थ ने इस आदमी को इतने बल से अपनी ओर खींचा। अब सतह थी और हमने कहा था कि जो बल होते हैं वो हमेशा युग्मों के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये सतह इतना ही बल इसको वापस लगाएगी, प्रतिक्रिया देगी। प्रतिक्रिया हमेशा सतह के लंबवत मानी जाती है। तो सतह के लंबवत प्रतिक्रिया मिल गई। साम्यावस्था में हम बोल सकते हैं r बराबर mg। तो ये जो r है ये आदमी को फील हुआ है। हमने भार मापने वाली जो मशीन है, वैगिंग स्केल्स हैं, उनके थ्रू जो हमने रीडिंग देखी है वो रीडिंग एक्चुअली क्या है? वो इसकी रीडिंग है, वो r है, वो प्रतिक्रिया बल की रीडिंग है। ठीक है, इस स्पेसिफिक केस में जरूर आपके पास r mg है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा वजन कितना है? 50 किलो है, 70 किलो है, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, अब प्रतिक्रिया बल सतह के ऊपर डिपेंड करा तो सतह के अकॉर्डिंग तो प्रतिक्रिया बल को चेंज भी किया जा सकता है। चेंज कैसे करें? कि सपोज ये आदमी हैं और इस आदमी को किसी नत समतल पर खड़ा कर दिया। अब क्या होगा कि धरती तो केंद्र की ओर उसको हमेशा mg बल से ही खींचेगी, लेकिन प्रतिक्रिया उसको इस तरफ प्राप्त होगी। ये प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रतिक्रिया का mg से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिक्रिया बल लगेगा वो सतह के लंबवत लगेगा। बात समझ में आई? अब हम देखते हैं कि इस केस में r तो mg के बराबर होगा नहीं, r इसके किसी कंपोनेंट के बराबर होगा। वो जब अपन सवाल सॉल्व करेंगे तब निकालेंगे। कुल मिलाकर समझाने का मतलब इतना है कि इस पर्टिकुलर केस में ये r इस mg के बराबर नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है, उससे कम ही होगा हमेशा। तो अगर यहाँ पर वस्तु का वज़न देखा जाए, किसी माप के द्वारा उसको मापा जाए, तो ऑफकोर्स उसके वज़न में कमी दिखाई देगी, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। ठीक है, या फिर हम ये देखते हैं कि एक आदमी हवा में कूद रहा है, पैराग्लाइडिंग, पैरा जंपिंग इस चीज़ को कहते हैं कि आदमी प्लेन में गया ऊपर और वहाँ से उसने जंप मार दिया। ठीक है, अब जब वो हवा में था तो mg तो नीचे की ओर काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, mg तो हमेशा ही काम करेगा। अर्थ जो है वो उसको हमेशा mg फोर्स से अपनी ओर खींचेगा। लेकिन अगर हमारे पास सरफेस ही नहीं है, हवा में किसी तरह का सरफेस अपने पास मौजूद नहीं है, और अगर सरफेस नहीं है तो इस आदमी को अपना वज़न भी फील नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर सरफेस ही नहीं थी तो वो रिएक्शन बल कहाँ से देखेगा? वो प्रतिक्रिया बल कहाँ से देखेगा? तो इस आदमी को अपना वजन फील नहीं होना चाहिए। भाई, जब हम एक छोटी सी हाइट से नीचे कूदते हैं, सपोज 2 मीटर से आपने जंप कर दिया, ज़्यादा तो करना मत, अगर 2 मीटर से अपन जंप करते हैं तो जब तक हम हवा में तब तक हमको अपना वज़न थोड़ी फील हो रहा है, क्योंकि जब तक हम हवा में थे तब तक हमारे पास रिएक्शन फोर्स नहीं था। जैसे आप ज़मीन पर टकराओगे, रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, आपको अपना वज़न फील हो जाएगा। बात क्लियर? तो प्रतिक्रिया जो होती है वह प्रतिक्रिया हमेशा सतह के लंबवत लगाई जाती है। प्रतिक्रिया बल सतह के लंबवत कार्य करता है, इसका mg के साथ में कोई लेना देना नहीं होता है। साथ ही साथ दूसरा एप्लीकेशन इसका हम ऐसे समझते हैं कि वस्तु को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए प्रतिक्रिया बल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने देखा कि अगर इस केस की अपन बात करें तो इस केस में ये mg है और ये रिएक्शन फोर्स है। आदमी सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग कंडीशन में, या वस्तु सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग कंडीशन में कि यहाँ पर प्रॉपर हमारे पास r = mg लिखा गया, दोनों परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, इसलिए आपके पास जो एक तरीके से बैलेंस बना, जो संतुलन की अवस्था हुई, वो सबसे अच्छी इस अवस्था में पाई जाएगी।
हम इसकी बात करते हैं, नत समतल पे आदमी चल रहा है, ठीक है। अब नत समतल पे चल रहा है तो रिएक्शन आपके पास mg के साथ में तो कलाइन है नहीं, इसके साथ में संरेखित नहीं है, तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, इस mg को कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट करना होगा, ठीक है। जब हम चढ़ाई पर चलते हैं तब हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुका लेते हैं, ठीक है। जब आप किसी पहाड़ पर चलते हो, सीढ़ियों पर चलते हो, किसी नत समतल पर ऊपर की ओर बढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, अपने आप को आगे की ओर झुकाते हो। तो आगे की ओर झुकाने का मतलब क्या है, आप इस रिएक्शन को अलाइन करना चाहते हो। ये जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से अलाइन हो जाएगा, हमको उतना ही अच्छा बैलेंस प्राप्त होगा। अगर हम क्या करें, नहीं हम बिल्कुल सीधे सीधे और सीढ़ियों पर चढ़ें, तो क्या होगा, इसका मोमेंट इसको नीचे की ओर ले आएगा, आदमी लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये सब आगे की चीज़ें हैं, अपन केवल एक बेसिक मेथड देख रहे हैं, क्वेश्चंस में किस तरह से सोल्व होंगी वो भी अपन देखेंगे। तो जो रिएक्शन है आपके पास, वो रिएक्शन एक्चुअली ऑब्जेक्ट को मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से अलाइन होंगे ऑब्जेक्ट, उतना ही अच्छी तरीके से बैलेंस होगा। अगर हमारे पास ये सिचुएशन देखी जाए तो वस्तु ऊपर चढ़ते हुए अपने आप को आगे की ओर झुकाएगी। हम जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चलते हैं, तो अपनी बॉडी को आगे की ओर झुकाते हैं। अब वो नेचुरल चीज़ है, बचपन से हमको साइंस हमारे दिमाग में भरा हुआ है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया का जितना भी नॉलेज है वो सब व्यक्ति के दिमाग में, केवल उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो उसी प्रकार से अब ये आप किसी ने आपको सिखाया थोड़ी है कि ये रिएक्शन होगा, आगे की तरफ झुक और इसको अलाइन कर, ठीक है। वो नेचुरल है, वो बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो हम जितना ज़्यादा इसको अच्छी तरीके से अलाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और अगर आपने अलाइन नहीं करा, बिल्कुल सीधे सीधे चढ़ते रहे, तो ये रिएक्शन, इसका मोमेंट, इसका जो आघूर्ण है एक तरीके से, वो इसको रोटेट करा देगा, नीचे की ओर गिरा देगा, ठीक है। तो ये बात हुई। तो हमको याद रखना है कि जो प्रतिक्रिया बल है, वे प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत माने जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास टेंशन फोर्स या फिर तनाव बल। हम यहाँ पर उन बेसिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारे पास काम में आने वाले हैं। अब बात की गई टेंशन फोर्स या फिर तनाव बल की। एक रस्सी अपने पास है और हम जानते हैं कि रस्सी में भार लगाकर आपने रस्सी को लटका दिया तो क्या होगा, रस्सी में टेंशन जनरेट होगा, तनाव उत्पन्न होगा। पहली बात की जो टेंशन फोर्सेस हैं, ये एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय बल हैं। टेंशन को क्या माना गया है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स माना गया है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय बल माना गया है। और जनरल केसेस में टेंशन हमेशा आंतरिक बल होते हैं, ठीक है। टेंशन कैसे माने जाते हैं, आंतरिक बल माने जाते हैं, सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस माने जाते हैं। और एक बात याद रखिए कि इंटरनल फोर्सेस के थ्रू जो वर्क डन है, आंतरिक बलों के थ्रू किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। इस बात को नोट कर लो, लिख लो कि आंतरिक बलों के द्वारा किए गए कार्य हमेशा कैसे माने जाते हैं, शून्य प्राप्त होते हैं। इंटरनल फोर्सेस, द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो। आंतरिक बलों के द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। इस एप्लीकेशन को अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। तो आपके पास तनाव बल जो है वह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय बल है और टेंशन फोर्सेस को सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्सेस माना गया है, आंतरिक बल माना गया है। बात आती है तनाव बल की दिशा की कि आप तनाव बल की दिशा को किस प्रकार से निर्धारित करोगे। तो तनाव बल की दिशा पॉइंट ऑफ स्टडी से हमेशा बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड्स होती है। और यहाँ पर मैंने बात करा पॉइंट ऑफ स्टडी, भाई जिस पॉइंट पर आप टेंशन को लिखना चाह रहे हो, टेंशन को पढ़ना चाह रहे हो, उस पॉइंट से टेंशन की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो टेंशन की दिशा अपन कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, प्रेक्षण बिंदु से हमेशा बाहर की ओर मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन करते टाइम आपको और इजीली इस चीज़ को समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि ये कोई छत है, ये कोई आपके पास दृढ़ आधार है, ये रस्सी थी और रस्सी पर हमने क्या करा, एक m द्रव्यमान का पिंड बांध दिया। और हम सबको पता है कि नीचे की ओर mg काम करेगा, ठीक है। और रस्सी आपको तनी हुई दिखाई देगी। अब हम दो बिंदु ले लेते हैं, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। रस्सी अगर तनी हुई है तो हम सबको पता है कि उसमें तनाव बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब आप अगर पॉइंट A के लिए पॉइंट A पर तनाव बल को स्टडी करना चाहते हो तो पॉइंट A से बाहर की ओर दिशा क्या हुई, ये वाली दिशा हुई, ये तनाव की दिशा है,
ठीक है। पॉइंट ए से अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो पॉइंट ए से जो तनाव बल की दिशा क्या है वो कैसी है, पॉइंट ए से बाहर की ओर है। अब रस्सी में उत्पन्न होगा, इतना दिमाग मत लगा देना कि साहब पत्थर में आप तनाव उत्पन्न कर दो, ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं। तो हमारे पास पॉइंट ए पर रस्सी में जो तनाव उत्पन्न हुआ वो बाहर की ओर उत्पन्न हुआ है, देखो ये बाहर की ओर उत्पन्न हुआ, बात क्लियर। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पर तनाव बाहर की ओर उत्पन्न होना चाहिए, ये देखो बाहर की ओर उत्पन्न हो गया। तो तनाव बल जो होते हैं वह हमेशा जिस पॉइंट के लिए आप इक्वेशन लिख रहे हो, जिस पॉइंट से स्टडी की जा रही है, उस पॉइंट से हमेशा बाहर की ओर अप्लाई होते हुए माने जाते हैं। ये बात हमको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या है कि साहब जैसे ये आदमी है, ये दीवार से एक रस्सी बांध रखा है और ये आदमी रस्सी को खींच रहा है, ठीक है। दीवार पे रस्सी बांधी और हम रस्सी को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। आदमी अगर रस्सी को खींच रहा है तो इस आदमी के लिए तनाव बल इस तरफ होगा, ठीक है। रस्सी में तनाव उत्पन्न हुआ है और अगर रस्सी में तनाव उत्पन्न हुआ तो इसका प्रतिक्रिया बल भी हमको मिलेगा। अब सपोज करिए रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूट गई तो आदमी किस ओर गिरना चाहिए, अपने दिमाग से देखो कि आप दीवार पर बांधकर रस्सी को खींच रहे हो, हमने इतना फोर्स लगा दिया कि रस्सी बीच में से टूट गई, तो हम किस ओर गिरेंगे, पीछे की ओर गिरेंगे। पीछे की ओर क्यों गिरे, क्योंकि तनाव बल तो इस ओर था लेकिन जो प्रतिक्रिया थी वो तो विपरीत दिशा में प्राप्त होगी। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन काम करेगा, ये प्रतिक्रिया बल काम करेगा, और ये प्रतिक्रिया बल इस तनाव बल के विपरीत दिशा में, इसलिए आदमी पीछे की ओर गिर जाएगा। बात क्लियर। तो इस प्रकार से जो तनाव बल माने जाते हैं वो तनाव बल हमेशा रस्सी में, या एक तरीके से ये बोल दो रेफरेंस पॉइंट है, जिस पॉइंट से आप स्टडी कर रहे हो उस पॉइंट से हमेशा बाहर की ओर माने जाते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया जरूर मिलती है कि रस्सी टूट गई तो आदमी नीचे की ओर गिर जाएगा, पीछे की ओर गिर जाएगा, अलग अलग केसेस की बात है। तो इस प्रकार से तनाव बलों को हमारे पास समझाया गया है। तनाव बल विद्युत चुंबकीय बल होते हैं, इनको इंटरनल फोर्सेस माना जाता है, आंतरिक बल माना जाता है। रेफरेंस पॉइंट से हमेशा बाहर की ओर ये अप्लाई किए जाते हैं। एक और चीज़ जो हमारे क्वेश्चंस में काम में आने वाली है, तो नेक्स्ट बात ये है कि अगर आपके पास रस्सी सेम है, रस्सी समान है, तो उसमें टेंशन भी समान होगा, ठीक है। अगर रस्सी चेंज होती है तो टेंशन चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर रस्सी आपके पास सेम है, एक ही रस्सी के चीज़ों को बांधा गया है, तो उस रस्सी में उत्पन्न तनाव हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा, चाहे से आप किसी भी पॉइंट की बात कर लो। जैसे इससे पहले जो हमने ये एग्जाम्पल बनाया था कि ये mg लगा था हमारे पास नीचे, तो इस रस्सी के हर एक बिंदु पर तनाव कैसा था, सेम था। बस ये अलग बात है कि जब आप दिशा की बात करोगे तो जिस पॉइंट्स के लिए लिख रहे हो उस पॉइंट से बाहर की ओर देखो, ठीक है। तो इस रस्सी में अगर रस्सी सेम है तो रस्सी में तनाव हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, ये एक पुली है, इधर हमने एक फोर्स लटकाया, इधर हमने एक फोर्स लटकाया, ठीक है। रस्सी में कुछ ना कुछ तनाव उत्पन्न होगा, तो ये रस्सी सेम ही है, एक ही रस्सी से देखो दोनों चीज़ों को बांधा गया है। पुली का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो क्वेश्चंस में काम में आएगा। तो एक ही रस्सी से जब हमने सारी चीज़ों को बांधा है तो यहाँ पर इस रस्सी में जो तनाव उत्पन्न होगा वो कितना होगा, सेम होगा। ये बात हमको याद रखनी है कि अगर हमने कह दिया कि साहब इस पॉइंट पर अगर टेंशन है, ए से स्टडी कर रहे हैं टेंशन टी है, बी से स्टडी कर रहे हैं टेंशन टी ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि यहाँ टी मान लिया, यहाँ T1 मान लिया, ठीक है। अगर रस्सी समान है तो रस्सी में हमेशा तनाव कैसा होता है, समान रहता है, बराबर होता है। जो भी वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हो वो सेम होना चाहिए। कि सपोज हमारे पर 20 न्यूटन का यहाँ पर तनाव है तो 20 न्यूटन का तनाव ही यहाँ पर होगा। रस्सी में तनाव हमेशा समान रहता है। दिशा हम इसकी हमेशा रेफरेंस पॉइंट से बाहर की ओर निर्धारित करते हैं कि जिस पॉइंट पर आप चीज़ को पढ़ रहे हो, जिस पॉइंट के लिए समीकरणों को लिखा गया है, उस पॉइंट से बाहर की ओर डायरेक्टेड अवे, इस तरीके से हमारे पास टेंशन को निर्धारित किया जाता है। बात क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास प्रतिक्रिया बल सतह के लंबवत माने जाते हैं, टेंशन फोर्सेस हमेशा रेफरेंस पॉइंट से बाहर की ओर माने जाते हैं। ये चीज़ हमको याद रखनी है। अब जब क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको एक और चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। और सबसे बेसिक चीज़ जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इससे सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम का सीधा सा मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ट्रीट कर लो,
एक पॉइंट की तरह मान लो, और जितने भी बल ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं वो सारे के सारे इस पॉइंट के ऊपर लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर हमको साम्यावस्था बोली गई तो एक्स और वाई डायरेक्शन में जितने बल हैं उनको आपस में बराबर कर दो। बहुत ही सिंपल सा मतलब है। ठीक है, जैसे हम एक डायरेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम एक क्वेश्चन समझते हैं कि ये ब्लॉक है अपने पास, इसको किसी घर्षण रहित सतह पर रखा गया है। घर्षण रहित सतह है, फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि घर्षण हम अभी तक पढ़े नहीं हैं तो घर्षण के कंसेप्ट हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास एक m द्रव्यमान का ब्लॉक था। इस m द्रव्यमान के ब्लॉक को हमने क्या करा, सतह पर रख दिया, और एक बल है, ये बल लगा दिया इसके ऊपर F, और हमने कहा कि ये बल जो है वो आपके पास थीटा कोण पर लगाया गया है। बात क्लियर? तो इसका अगर हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो देखो कैसे बनेगा। हमने कहा कि ये क्या है, एक m ऑब्जेक्ट था, उसको हमने पॉइंट साइज मान लिया। अब इसके ऊपर कौन कौन से बल कार्य कर सकते हैं उसकी अपन को बात करनी है। तो देखो, सबसे पहले इस m का भार mg नीचे की तरफ आ गया, ये हमारे पास सतह बना हुआ है, ये सतह बना दी अपन ने। ठीक है, सतह के लंबवत प्रतिक्रिया बल, ये सतह के लंबवत प्रतिक्रिया बल क्या आ गया, r आ गया। बात क्लियर? सतह के लंबवत प्रतिक्रिया बल हो गया। दूसरी चीज, इस f को यदि हम कंपोनेंट में डिसाइड करें तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, f कोस थीटा। तो ये हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, f कोस थीटा लगा दिया। भाई जिस दिशा में थीटा कोण बनता है उस दिशा में कंपोनेंट क्या लिखते हैं अपन, कोस लिखते हैं। तो हमारे पास ये कंपोनेंट क्या आ गया, f कोस थीटा। और अगर इसकी बात करें तो दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, f साइन थीटा। बात क्लियर? इस f को जब अपन ने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करा तो एक क्षैतिज कंपोनेंट f कोस थीटा प्राप्त हुआ, ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट हमको f साइन थीटा प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर अगर गणितीय समीकरण लिखे जाएं तो गणितीय समीकरण देखो क्या होंगे। गणितीय समीकरण क्या हुए, सबसे पहले हम y दिशा की बात कर लेते हैं। y दिशा में नेट फोर्स कौन सा होने वाला है, ये y दिशा में फोर्सेस हैं। ठीक है, y दिशा में हम क्या लिख सकते हैं कि y दिशा में हमारे पास नेट फोर्स की अगर बात की जाए तो Fy बोल देते हैं। हम किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया तो दैट इज r प्लस f साइन थीटा, और नीचे वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास y डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना निकला, इतना निकल कर आ गया। और इसी तरह से अगर x डायरेक्शन में नेट फोर्स की बात करनी है तो ये प्लस x दिशा में काम कर रहा है, इसलिए h डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, f कोस थीटा है। बात क्लियर? तो इस तरीके से हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और FBD के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए चीज़ों को इस प्रकार से लिखा जाता है। बात क्लियर? तो सबसे पहले हम अलग अलग सिनेरियोज़ के लिए, अलग अलग केसेस के लिए ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं। अभी हम केवल ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, बाकी क्वेश्चन इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं वो आगे की बात होगी। अगर आपको FBD बनाना आ गया तो इक्वेशन भी आप आसानी से बना सकते हो। देखो, एग्जाम्पल हमने लिया कि सपोज़ ये हमारे पास एक नत समतल है, एक वेज है थीटा कोण पर। यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है m द्रव्यमान का। ठीक है, और ज़्यादा मानो तो इस m द्रव्यमान के ब्लॉक को F बल से खींचा जा रहा है। बोला गया इसका FBD बनाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो देखो कैसे दिखाई देगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। हमने ये m माना, ठीक है, ये हमारे पास वेज बना दिया गया इस तरीके से। ये अपन ने वेज बनाया, ये हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट बना देते हैं कि ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है और ये अपने पास y कोऑर्डिनेट है। बात क्लियर? कि हमारे पास ब्लॉक रखा हुआ था m द्रव्यमान का, ये वेज था और ये एंगल हमारे पास कितना प्राप्त हुआ था,
थीटा प्राप्त हुआ था। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं दोनों। तो अब हम इसका क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो नीचे की ओर क्या काम करेगा, mg, ये mg नीचे की ओर काम करा। जो वस्तु का mg होता है, वस्तु का भार होता है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, वो हमेशा लंबवत रूप से नीचे की ओर काम करता है। ये बात आपको मानकर चलनी है। mg में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु को टेढ़ा रखो, उल्टा रखो, किसी भी प्रकार से रख दो, किसी भी एंगल पर रख दो, mg तो हमेशा नीचे की ओर ही काम करेगा। याद बात क्लियर रहेगी। हमने क्या करा, ये रिएक्शन फोर्स आया R, क्योंकि रिएक्शन फोर्स क्या करता है, रिएक्शन फोर्स हमेशा सतह के लंबवत होता है। बात क्लियर कि रिएक्शन फोर्स कैसा मिलेगा आपको, हमेशा सतह के लंबवत मिलेगा। दूसरी चीज, अब ये तो बल की बात हो गई, ये बल लगाया गया वस्तु के ऊपर F, तो एक बल इधर भी लग रहा है, ये F लगा दिया। बात क्लियर। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, संगत कोण है। आप यहीं से सारी चीज़ों को देखते जाओ। अब अगर ये F है तो इसका ये कंपोनेंट कौन सा आ गया, F cos थीटा। ये कंपोनेंट कौन सा मिल गया, F sin थीटा। यहाँ तक बात क्लियर। अब R के विपरीत दिशा में भी हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलिए ठीक है। और ज़्यादा इसको डेराइव करें तो ये थीटा है और ये पूरा कोण 90 डिग्री है, क्योंकि सतह के लंबवत था। तो ये कोण हमको कितना प्राप्त हुआ, ये कोण अपन को मिलेगा 90 माइनस थीटा, और वापस से ये कोण कितना आ जाएगा, थीटा। ठीक है भाई। R जो है वह ये जो अपन ने ग्रीन लाइन बनाई है, इस ग्रीन लाइन के परपेंडिकुलर है, सतह के लंबवत है। तो उसमें से अगर ये कोण थीटा है तो बचा हुआ ये वाला कोण 90 माइनस थीटा हुआ, और ये रेड लाइंस भी आपस में लंबवत थी, तो ये कोण वापस से कितना मिल गया, थीटा मिल गया। अब अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं। ठीक है। अब अगर R का हम ये कंपोनेंट देखें तो R का ये कंपोनेंट क्या है, R कोस थीटा। जिस दिशा में थीटा एंगल होता है उस दिशा में कोस कंपोनेंट होता है। और ये कंपोनेंट कौन सा है, R साइन थीटा। यार साइन थीटा मिल गया हमको। ठीक है। अब अगर mg की बात करें तो ये mg है, mg का ये कंपोनेंट कौन सा है, mg कोस थीटा। और mg का ये कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, mg साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है। तो ये जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग FBD फ्री बॉडी डायग्राम हमने इस तरीके से बना लिया। इसको बहुत ही आसानी से समझना। अब हमको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा तो हम x और y के अकॉर्डिंग इस चीज़ को लिख सकते हैं, वो लिखना अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह से अपन को लिखना है। सपोज ये वेज है। ठीक है। हम एक बार समान एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा थीटा ही एंगल है। ठीक है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है m द्रव्यमान का, ये पुली आ गई, और ये दूसरा ब्लॉक है m द्रव्यमान का। ठीक है। दोनों कोण भी समान हैं, दोनों आपके पास द्रव्यमान भी समान है। इसका नाम अपन A रख देते हैं, इसका नाम हम B रख देते हैं। और सवाल बोल दिया A और B के लिए आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अपन सीखने के लिए देख रहे हैं। तो देखिए ये A था, नीचे की ओर क्या काम करा, mg। बात क्लियर। ये हमने अपना रेफरेंस बनाया कि सपोज रेफरेंस अपन ने रेड से बनाया था तो रेड से ही बना लेते हैं। ये हमारे पास रेफरेंस बन गया, ये x हो गया, ये y हो गया। सतह जो थी वो सतह कुछ इस प्रकार की थी कि ये ग्रीन कलर से हमने क्या करी, सतह मार्क कर दी। ठीक है। सबसे पहले हम A के लिए लिख रहे हैं। तो इस ब्लॉक पर mg नीचे की ओर काम करेगा। जो रिएक्शन फोर्स है, प्रतिक्रिया बल, वो सतह के लंबवत, ये रिएक्शन फोर्स आ गया R। ठीक है। अब यहाँ पर m को रस्सी से भी बांधा गया है, और रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा। तनाव हमेशा प्रेक्षित बिंदु से बाहर की ओर निकलता है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ गया तनाव, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, T बोल दिया। बात क्लियर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg कोस थीटा। ये कंपोनेंट क्या मिल जाएगा हमको, mg साइन थीटा। t की बात करें तो t का ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, t कोस थीटा। ये कंपोनेंट कितना आ गया, t साइन थीटा। अगर r की बात करें तो r के लिए ये हो गया r कोस थीटा, और ये कौन सा हो गया, r साइन थीटा। भाई ये सवाल तो यही बन गया ना एक तरीके से, सेम टू सेम। ठीक है।
इसी तरह से अगर हम बी की बात करते हैं, अब बी के लिए देखो ये हमने बनाया, ये बी था, ठीक है। सबसे पहले हम रेफरेंस बना लेते हैं, तो ये हमने रेफरेंस बना दिया एक्स और वाई, ये रेफरेंस बन चुका है। जो इसकी सतह थी वो सतह कुछ इस प्रकार की थी, देखो ये रही सतह, ठीक है। सबसे पहली बात वही बी की बात कर रहे हो, मास m है तो नीचे की ओर क्या काम करा आपके पास mg, सतह के लंबवत क्या काम करेगा r। अगर आपके पास ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी हमको थीटा मिल जाएगा, ठीक है। r का ये कंपोनेंट r कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट r साइन थीटा, ठीक है। mg की बात करें तो mg का ये कंपोनेंट mg कोस थीटा, mg का ये कंपोनेंट mg साइन थीटा। ये आपके पास रस्सी बंधी हुई है, रस्सी में हमेशा क्या उत्पन्न होगा, तनाव। रस्सी समान है तो तनाव भी कैसा रहेगा, समान रहेगा। रस्सी में तनाव T था तो यहाँ पर भी तनाव कौन सा है, T ही रहने वाला है। अब T की बात करें, T को रिजॉल्व करोगे तो T के लिए आपके पास ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, T कोस थीटा, ये कंपोनेंट क्या मिल जाएगा, T साइन थीटा। बात क्लियर। तो हमने देखा कि ये ए के लिए आपके पास हमने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ये बी के लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। तो हर एक केसेस जो अपने पास आएंगे उन सभी केसेस में हमको सबसे पहले क्या करना है, एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को सॉल्व करते जाना है। कि भाई अगर ये बोल दिया कि ये चीज़ें साम्य अवस्था में है तो x दिशा में टोटल फोर्स, y दिशा में टोटल फोर्स बराबर कर दो। साम्य अवस्था का मतलब क्या है, वस्तु के ऊपर भारी बल शून्य है तो f दिशा में जितना बल लग रहा है वो शून्य है, y दिशा में जितना बल लग रहा है वो शून्य है। सिमिलरली यहाँ के लिए कर सकते हो कि x दिशा में टोटल फोर्स को 0 कर दो, y दिशा में टोटल फोर्स को 0 कर दो, वो साम्य अवस्था निकल कर आ जाएगी। बात क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं। आपको अलग अलग केसेस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखने, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।